नमस्कार बच्चों, आपका फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस आ चुका है। ऑलरेडी चैनल पर डिस्कशन हुआ था कि सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, किसमें क्या मार्क्स आएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको सब्जेक्ट्स की एक ब्रीफ नॉलेज भी दे दूं। ब्रीफ नॉलेज मतलब किस सब्जेक्ट में क्या होता है, किसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, किसमें थ्योरी ज़्यादा है, कि कौन से काम से रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट है, उसकी जानकारी के लिए वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि भाई किसको थोड़ा सा बाद में पढ़ सकते हैं, किसको पहले पढ़ सकते हैं, किसको शुरू करना जरूरी है, किसमें चैलेंजेस क्या आने वाले हैं। ये सारी जानकारी आपको मतलब ओवरऑल एक सेमेस्टर में क्या दिक्कत आने वाली है उसका ओवरव्यू आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। लेटेस्ट सिलेबस जो आपका है वो आपका दिया है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस है यहाँ पे। और चूंकि मैंने पहले ही बोला था कि भाई आएगा तो इस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे डिटेल में, तो इसके साथ में अब आप देखिएगा यहाँ पे कि क्या इसमें सब्जेक्ट्स हैं और उनका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा पीडीएफ है जो आपको आपके कोर्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो देखिए फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे जो दी गई है, वो लिस्ट में यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखो बेटा, पहले अलग अलग पढ़ना पड़ता था, तीन पार्ट बनते थे। एक हाईवे इंजीनियरिंग बनता था, एक रेलवे इंजीनियरिंग बनता था, उसमें एयरपोर्ट और टनल भी जुड़े रहते थे, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात से संबंधित जितने भी, जैसे सड़क के बारे में पूरा पढ़ाई इसी में होगा, रेलवे ट्रैक के बारे में पूरी पढ़ाई आपकी इसी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में होगी। लेकिन मैं देखता हूं कि क्या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में केवल एक पार्ट है या दोनों। पहले ट्रांसपोर्टेशन में वन और टू दो पार्ट में होते थे, तो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि कैसे। फिर अगला सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। किसी भी बिल्डिंग में, सड़क में, नहर में, रेलवे लाइन में कितना सामान लगेगा, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसका कैलकुलेशन करना सीखेंगे आप एस्टिमेटिंग में। एस्टिमेट मतलब किसी चीज का काम से पहले ही क्या उसमें मटेरियल लगना है, क्या समय लगना है, क्या मशीनरी लगनी है। मतलब 5 है, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड मैनेजमेंट दैट मेक्स अ वर्क कंप्लीटली डन। 5 वो चीजें हैं जो काम को कंप्लीट करती हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड मैनेजमेंट। तो उसके दौरान मैन, मटेरियल, मनी और मशीनरी, इसका अंदाजा शुरू में लगाना, ताकि आपका काम बाद में फंसे ना। प्रोजेक्ट के लिए बजट कितना चाहिए, इसका प्रोविजन, इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को पहले सॉइल मैकेनिक्स के नाम से जाना जा सकता था, कि भाई जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मींस सॉइल मैकेनिक्स। तो आप चाहे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ें चाहे सॉइल मैकेनिक्स, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। दोनों के शब्दों में अंतर क्या है उस पर चर्चा मैं सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाते समय करूंगा। फिर आता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड ड्राइंग। पहले ड्राइंग अलग होता था, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एक अलग सब्जेक्ट होता था। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते थे, फिर उसकी ड्राइंग अलग पढ़ते थे। लेकिन अब दोनों एक ही में होगा, तो आपको इसमें एक ड्राइंग भी बनानी पड़ेगी। और साथ में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है। जैसे डिजाइन ऑफ आरसीसी आपने पढ़ा था, उसी तरह आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी पढ़ना। क्या इसमें अलग होने वाला है उस पर चर्चा अभी करूंगा। अब उसके बाद इलेक्टिव, 4 सब्जेक्ट तो सबको पढ़ने ये 4 सब्जेक्ट। लेकिन जब 5वें सब्जेक्ट की बारी आती है, तो उसमें ए और बी में से कोई एक पढ़ना है। जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन, और या तो बी में से रिपेयर एंड मेंटेनेंस पढ़ें। फिर छठे सब्जेक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से कोई एक पढ़ना है। डिजास्टर का मतलब कोई आपदा आ गई, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, तो उस समय आप पब्लिक को कैसे मैनेज करेंगे उसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई परियोजना या प्रोजेक्ट है जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके मैनेजमेंट के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जो है वो लैब वगैरह के हैं, मतलब हाँ, तो उसके बारे में मतलब आप कॉलेज में देखेंगे। मैं शुरुआत के ऊपर के जो सब्जेक्ट हैं उन पर बात किया। 6 सब्जेक्ट हैं, 2 इलेक्टिव हैं और ये हैं। अब इनका करिकुलम कैसे है उसको जानिए, फिर मैं सब्जेक्ट पर भी आता हूं वन बाय वन। करिकुलम कुछ इस तरीके से है, आइए देखते हैं, ठीक है। करिकुलम का मतलब किसमें कितने नंबर मिलेंगे, क्या मिलेगा।
आपको ऑलरेडी बताया गया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार अपने तरीके से भी इसको दिखा दूं आपको। ये रहा आपका, ठीक है, स्कीम में आपका जो एग्जाम मुझे दिख रहा है वो एग्जाम जो है 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट का होना है। ये छठवां सब्जेक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका भी थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं हो रहा है, नंबर उसके नहीं जुड़ रहे हैं उसमें, ठीक है। यानी असेसमेंट जो होगा थ्योरी का उसमें इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। यानी कि अगर एक्सटर्नल असेसमेंट में देखा जाए तो 5 पेपर आपके होने हैं एग्जाम, ठीक है, बाकी सब इंटरनल और प्रैक्टिकल। अब इसमें ये चीज जान लीजिए आप सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से, मैं एक एक सब्जेक्ट को भी दिखाना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी लग रहा है मुझे। बाकी ये आपके कॉलेज वालों के लिए कि कैसे आपको पढ़ाना है, तो सेमेस्टर 5th में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। उस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पहला जो है वो ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें ट्रांसपोर्ट के सभी मीडियम के बारे में, जैसे कि लैंड वे, वाटर वे और एयर वे। लैंड वे मतलब रोड और रेलवे, वाटर वे का मतलब पानी की जहाज, एयरवेज, इनकी जानकारी ब्रीफ में। उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग की पूरी ज्योमेट्रिकल डिजाइन, हाईवे इंजीनियरिंग में सड़क में क्या क्या चीजें होती हैं, उनके लिए क्या क्या मानक हैं, वो पूरी बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अच्छा है, यहाँ पे सिलेबस मैं पहले से थोड़ा सा बेहतर देख पा रहा हूँ कि भाई वर्टिकल करो, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मतलब बढ़िया टॉपिक दिया हुआ है। मैं जो देख पा रहा हूँ जेई का जो टॉपिक है वो इसमें कवर किया गया, पहले इतने अच्छे से कवर नहीं था। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि हाईवे में आपने ज्योमेट्रिक डिजाइन का मतलब होता है कि आपने हाईवे को बनाना कैसे, उसकी लंबाई चौड़ाई या ये सब चीजों पे। वहीं पर कंस्ट्रक्शन भी पेमेंट का करना। फिर उसके बाद देखो रेलवे भी उसी में कर दिया, पहले रेलवे अलग था, यानी सिलेबस बड़ा हुआ। बेसिक ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, फिर ट्रैक को, ज्योमेट्रिक्स को और उसके मैनेजमेंट, यानी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का जो सिलेबस मैं देख पा रहा हूं पहले से बड़ा है। यानी मुझे लगता था कि 4th सेमेस्टर में काफी ज्यादा टॉपिक हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन 1 और 2 आपस में मिला दिया है तो रोड देखा हमने, रेलवे देखा हमने, उसके बाद यदि हम आ रहे हैं, हाँ ठीक है, रोड और रेलवे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत कम नहीं है सिलेबस, ठीक ठाक सिलेबस कर दिया गया है। जैसे बाकी ब्रांचेज में मैं देख रहा हूं सिलेबस कम हो रहा है, लेकिन सिविल का सिलेबस लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लगातार बढ़ने का मतलब कि अच्छे खासे टॉपिक इसमें है ट्रांसपोर्टेशन। अब वहीं पर दूसरा सब्जेक्ट जब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बाद, अब इसमें देखिए यहाँ पे जो मार्क्स का टाइम का एलोकेशन है, तो टॉपिक है जो आपके 5 टॉपिक, उसमें मार्क्स कुछ इस तरह से परसेंटेज बटा हुआ है। यानी पहले चैप्टर से 15% नंबर आएगा, फिर दूसरे से भी, सबसे लंबा तीसरा चैप्टर है, 30% नंबर इससे आएगा, फिर चौथा चैप्टर से 15 और पांचवा चैप्टर से 20%। परसेंटेज का मतलब 100 नंबर नहीं हुआ, वो परसेंटेज है। 15% का मतलब अगर 60 नंबर का पेपर हो रहा है तो 9 नंबर इससे आएगा। फिर उसके बाद आपका 9 नंबर के करीब इससे हो गया 20%, यानी कि आपका 12 नंबर इससे हो गया। फिर उसके बाद आपका 30% यानी कि 18 नंबर के करीब इससे आ गया। तो ये आपके मार्क्स के एलोकेशन है कि ट्रांसपोर्ट में कैसे होगा। फिर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की बात करूं तो इसमें बेटा एक चीज पर ध्यान देना जरा, कंटेंट में पहला ही यूनिट इतना जबरदस्त है कि पहले ये नहीं था। मीनिंग क्या है ट्रांसपोर्ट, इसका एस्टिमेशन का पर्पज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है, बजट का प्रोविजन क्या होता है। इतना शानदार टॉपिक जोड़ा है जो सिर्फ टीचर के बस की तो बात ही नहीं। क्यों? मैंने कहा था आपको कि ये टॉपिक काफी प्रैक्टिकल है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, और जूनियर इंजीनियर का मेन काम एस्टिमेट बनाना ही होता है, ये जान लीजिए आप। जूनियर इंजीनियर का मेन काम एस्टिमेट बनाना ही होता है। तो एस्टिमेट पढ़िएगा अच्छे से, ठीक से, कैसे होगा क्या होगा सब बताऊंगा मैं इसमें, या फिर मंकेश सर यदि मतलब देखेंगे अभी कौन क्या पढ़ाता है, आपको जल्दी उसकी स्कीम मिल जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे एस्टिमेट, पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, एस्टिमेट होता क्या है उसका बेसिक, फिर एस्टिमेट करना आपको सिखाया जाएगा पूरा, जिसमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से न्यूमेरिकल आता है, बार बेंडिंग शेड्यूल भी उसमें जोड़ दिया है, अर्थवर्क जोड़ दिया है। तो यहां से आप एस्टिमेट बनाना सीखेंगे कैसे करते हैं।
आप इसको पेन पेपर पे सीखेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक्सेल पे बनाया जाए, एक्सेल पे ही जूनियर इंजीनियर को बनाना होता है। ठीक है, मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्चुअल बनाए हुए एस्टिमेट भी अपने जो डिपार्टमेंट में बनाया वो भी आपको दिखा दूंगा। फिर आते हैं हम लोग इस पर, तीसरा रेट एनालिसिस। ये जूनियर इंजीनियर का काम नहीं होता है एक्चुअली, जैसे आपको सिखाया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट में ये काम असल में जूनियर इंजीनियर से एक रैंक ऊपर रेट का एनालिसिस करना। थोड़ा सा काम आपका है, इसका अप्रूवल देना आपके ऊपर जो एई होते हैं उनका काम होता है। तो मैं बताऊंगा कि रेट का एनालिसिस, कोई चीज आपको कितने की पड़ रही है साइट पे, वो चीज यहां इसमें बताया जाएगा। फिर उसके बाद लीगल चीजें, टेंडर है क्या है, कॉन्ट्रैक्टशिप क्या है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, फिर आता है आपका रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। ये मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक था ही नहीं, बहुत शानदार चीज फिर से जोड़ दी है इसमें, मतलब बढ़िया बनाया है। सिलेबस काफी प्रैक्टिकल है, नए समय के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, मार्क्स एलोकेशन देख लीजिए, 10% पहले चैप्टर से है क्योंकि थ्योरेटिकल है, मतलब उसमें जानकारी भर है। बाकी सब ये तीनों चैप्टर बीच के काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको बोलेंगे हम लोग सॉइल मैकेनिक्स। तो ओवरव्यू ऑफ जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, पहले जियो टेक्निकल क्या है, जियोलॉजी क्या है, उनकी ब्रांचेज क्या है, इनके बारे में जानना है। उसके बाद यहां से थोड़ा सा न्यूमेरिकल शुरू होता है सॉइल मैकेनिक्स में, फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, पूरा बढ़िया एकदम शानदार चीज है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है आपका परमेबिलिटी वाला यूनिट, मतलब ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे, इसको करना है आपको। फिर कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन आता है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, बहुत बढ़िया। ये पांचों यूनिट जो है, मतलब सॉइल मैकेनिक्स में आपको न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल थ्योरी की, तो पहला सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन था, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है लेकिन डिप्लोमा लेवल पे बहुत कम न्यूमेरिकल मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट का एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, 50-50 रहेगा, 50% न्यूमेरिकल 50% थ्योरी एस्टिमेटिंग में। सॉइल मैकेनिक्स में भी हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है, लेकिन आता नहीं है। देखो, आना एक चीज होता है, सिलेबस में होना एक चीज होता है। मतलब सॉइल एक समझने वाला और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, एक तरीके से मानिए, आए न्यूमेरिकल ना आए वो अलग बात है एग्जाम में बेटा, लेकिन सॉइल मैकेनिक्स एक समझने वाला और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी समझने वाला और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन में न्यूमेरिकल कम मिलेगा। इसमें अगर मैं सबसे बड़ा बोलूं कि मतलब सबसे ज्यादा न्यूमेरिकली कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है पूरे सेमेस्टर में, कि केवल ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे, तो वो है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें डिजाइन के बारे में पढ़ना है स्टील स्ट्रक्चर के। उसमें पहले जैसे जिसमें आरसीसी आप पढ़ते थे, तो आरसीसी में आपका कोड IS 456/2000 होता था। इसी तरह स्टील में पहले कोड IS 800 1984 पढ़ते थे हम लोग, लेकिन आज हम लोग IS 800 2007 से दे दिया है, जिसमें जितने ज्वाइंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद टेंशन मेंबर है, ये भी 800 2007 से है। बीम्स, रूफ एंड ट्रसेस, कॉलम बेस के बारे में पढ़ना है। लास्ट में स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग है। यहां पे ये एक लास्ट यूनिट जो है ना, उसमें ड्राइंग सीट पे आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। गलती ये हुई है कि फर्स्ट ईयर के बाद पहले हर सेमेस्टर में ड्राइंग होती थी, अब इन्होंने ड्राइंग हटाया। तो 4 यूनिट तो स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना है, जैसे डिजाइन करना है, लेकिन जो 5वीं यूनिट आपकी है उसमें ड्राइंग बनाना है, जिसमें ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग नंबर 2, ड्राइंग नंबर 3, ड्राइंग नंबर 4, उसमें आपको ड्राइंग बनाना है। 5वां ड्राइंग ऑटो कैड पे बनाना है। तो ये कॉलेज में ही हो पाएगा, इसका एग्जाम नहीं हो पाएगा आपका, लेकिन ये 4 ड्राइंग आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, सारा आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा ड्राइंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये पूरी तरह से मतलब फिर वही बात कि एग्जाम में हो सकता है न्यूमेरिकल कम आए, लेकिन इसके हर चैप्टर में न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, भर भर के न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये डिजाइन का सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का आता है क्या यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे अगला सब्जेक्ट जो है आपका ग्रीन बिल्डिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन। कोशिश करेगा कि जिस कॉलेज में जो मिले वही आप लेंगे, लेकिन मोटा मोटा थ्योरेटिकल है पूरा। मतलब जैसे एनर्जी कंजर्वेशन और ग्रीन बिल्डिंग एफिशिएंट बिल्डिंग को कहते हैं, जो कम ऊर्जा में चलती है। मतलब ऐसा घर बनाइए जिसमें बिजली की जरूरत कम से कम पड़े, ज्यादातर चीजें नेचुरली हो जाएं,
उसको कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है, एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले 4th सेमेस्टर में होता था, इसको बदल दिया। तो पूरा यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग और डिजाइन फीचर्स के बारे में बताया है कि कैसा इंडोर क्वालिटी रहेगा ये। तो इसमें कोशिश करिएगा कि आप चाहे कोई लें, ग्रीन बिल्डिंग भी पढ़ें, चाहे एक सब्जेक्ट इसी में ऑल्टरनेटिव में आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो है आपकी, वो भी थ्योरेटिकल है, ग्रीन बिल्डिंग भी थ्योरेटिकल है। मतलब दोनों को अगर क्लासेस वाइज लिया जाए तो 10 से 15 क्लास में दोनों खत्म हो जाएंगे। मतलब चाहे ग्रीन बिल्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े 10 से 15 क्लास लगेगा, फिर उसके बाद वो भी 10 से 15 क्लास लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस आपका समझ में आया होगा। थ्योरेटिकली एक आपका ये ग्रीन बिल्डिंग और रिपेयर मेंटेनेंस में कोई एक वो थ्योरेटिकल पूरी तरह से है, एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है वो भी पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में फिर भी काफी चीजें समझने वाली हैं। इसमें क्या है, अगर इन्वायरमेंट आप पढ़े हैं तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा थ्योरी है लेकिन समझने वाली थ्योरी है। तो 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद 3 आपके इसमें कह सकते हैं न्यूमेरिकल है, जिसमें सॉइल मैकेनिक्स आपका कम न्यूमेरिकल वाला है, बाकी एस्टिमेट में और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आपको अच्छा न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपके कम से कम 2-3 सब्जेक्ट मैं पूरे पढ़ाऊं, और कुछ 1-2 टीचर और रहेंगे। वी विल सून अनाउंस द फर्दर डिटेल्स। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स जल्दी ही आकर के कब कौन सा क्लास चलेगा और कैसे चलेगा उसकी डिटेल्स में, बाकी जो लोग कोर्स ले चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहे हैं उनको वहां जानकारी मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से कौन सा सब्जेक्ट मुझसे ही पढ़ना चाहेंगे या बाकी कौन से टीचर से पढ़ना चाहेंगे। आपके पास 3 टीचर हो सकता है होंगे इसमें, हम लोग के साथ में तीनों टीचर मिलकर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, 5th सेमेस्टर। तो आप अपना कमेंट जरूर डालिएगा, आप जो भी आपने महसूस किया हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और मेरा कहना है कि मैं सॉइल मैकेनिक्स तो एटलीस्ट आपको कोशिश करूंगा कि मैं ही पढ़ाऊं सॉइल मैकेनिक्स, और इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट आप क्या क्या कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो ड्राइंग चूंकि मंकेश सर ही पढ़ाएंगे, वो उन्हीं का सब्जेक्ट है, ड्राइंग शुरू से वो पढ़ाते आए हैं। बाकी और आप क्या चाहते हैं, निश्चित रूप से आपका कमेंट है, डालिए उसको। और ऐप पर या यूट्यूब पे जो क्लासेस की डेमो क्लास है, जल्दी ही हम लोग शेड्यूल करके आपको बता देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।